आज हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। आज हम जो डिस्कशन करेंगे लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज करते हैं, बेसिकली उनका हमें क्या फ़ायदा मिलता है, उनकी डोज क्या होती है और उनको देते वक्त हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो किसी भी ड्रग्स की फार्माकोलॉजी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फार्माकोलॉजी वास्तव में होती क्या है, इसके अंदर हम करते क्या है। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि इस ह्यूमन बॉडी के ऊपर आप जो भी दवाई यूज कर रहे हैं उसका साइंटिफिक इफेक्ट क्या आता है, ये हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इट इज द साइंटिफिक इफेक्ट स्टडी ऑफ ए ड्रग इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोडायनेमिक होती है, ये क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ए ड्रग इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। यानी कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर दवाई के आने वाले इफेक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? किसी भी दवाई का शरीर के विभिन्न हिस्सों में, यानी कि आपने कोई दवाई ली या किसी मरीज ने कोई मेडिसिन ली, उसके बाद वो दवाई बॉडी के अंदर जाके मेटाबोलाइज हुई और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स आके मिले। उसके बाद उस दवाई में कौन कौन से परिवर्तन हुए, यानी कि एक तो आपने मेडिसिन ली, जब आपने मेडिसिन ली तो उससे एंजाइम आके मिला, फिर वो मेडिसिन मेटाबोलाइज हुई, किस किस में टूटी और कैसे उसने आपकी बॉडी में काम किया। दूसरा, इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि आप कौन कौन से रूट से ड्रग देते हैं, ये भी फार्माकोकाइनेटिक्स का हिस्सा है। यानी कि जो दवाई का इफेक्ट होता है, दवाई का मेटाबॉलिज्म होने का जो समय होता है, वो डिपेंड करता है आपके रूट पे भी, क्योंकि आईएम और आईवी में मेडिसिन का इफेक्ट आने में भी समय लगता है और उसके मेटाबोलाइज होने में भी टाइम लगता है। एब्जॉर्प्शन, रूट ऑफ एक्सक्रीशन, ये सब हम पढ़ते हैं फार्माको काइनेटिक्स में। इसके बाद जो फार्माकोडायनेमिक्स है, उसमें मैंने आपको बताया कि वो मेडिसिन किसी भी ह्यूमन बॉडी पे अपना इफेक्ट किस प्रकार से डालती है, यानी कि बाइंडिंग द रिसेप्टर्स, जिस रिसेप्टर्स के साथ उस मेडिसिन को जोड़ना है और उसके साथ जुड़कर वो पर्टिकुलर एरिया में जाके वर्क करती है। दूसरा, एंजाइम के साथ प्रोसेस करके मेटाबॉलिक प्रोसेस और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब फार्माको डायनेमिक्स के अंदर आता है। किसी भी ड्रग की स्टडी करने से पहले हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि उस ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है या उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको कौन कौन सा नुकसान वो ड्रग कर सकती है। तो किसी भी ड्रग के बारे में बड़ी सावधानी से पढ़ें और तब उसे यूज करें। लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर, एनेस्थीसिया बाय इनहिबिटिंग एक्साइटेशन ऑफ नर्व एंड। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, तो आपको ये बोलना है बाय ब्लॉकिंग इन कंडक्शन इन पेरिफेरल नर्व। यानी कि जो आपकी नर्व्स होती हैं उनके कंडक्शन को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उसके एंडिंग पार्ट्स में पेशेंट को कुछ भी सेंसेशन नहीं होती है। आर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स आर पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अकर ड्यू टू ड्रग्स ओवरडोज। यानी कि जितनी भी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स आप यूज करते हो, वो मोस्टली ज़्यादातर टॉक्सिक ड्रग होती है और इनकी रिएक्शन हमेशा होती है जब आप इनको ओवरडोज के रूप में यूज करते हो। रैपिड एब्जॉर्प्शन इनटू द सर्कुलेशन, या आपकी गलती की वजह से आपने जब पेशेंट को लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को इंजेक्ट किया है, तो आपकी जो सिरिंज है आपने उसको पुल बैक नहीं किया है, क्योंकि जब तक आप उसके प्लंजर को पीछे नहीं खींचेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी जो सिरिंज की नीडल है वो कहीं वेन के अंदर तो नहीं है। जब आप उसको पुल करके देख लेंगे प्लंजर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ब्लड नहीं आया है बैक करने में तो आपकी नीडल सही जगह पे है।
हमेशा ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको हमेशा इनको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो ब्लड जो के साथ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग मिक्स हो जाएगी, जिससे एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस वगैरह, आपका ब्रेडिकार्डिया, हार्ट फेलियर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। मेजर रिएक्शन आर नोटेड इन, अगर ब्लड सर्कुलेशन के साथ आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है तो मेजर रिएक्शन हमेशा देखी गई है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीनेस, कन्वर्जन लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट, ये जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग एब्जॉर्ब होकर चली जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप पेशेंट में देखेंगे। कार्डियोवास्कुलर से सडन ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर फॉल होने की वजह से आपके पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से आपके मरीज का कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। स्किन ईचिंग, रैसेस एंड सीवियर एनाफ्लेक्सिस, यानी कि जब कोई भी ड्रग आपकी किसी भी गलती की वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन या पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है तो उसे एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से एनाफ्लेक्सिस रिएक्शंस होती हैं, स्किन रैशेज हो सकते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को देने से हो सकती हैं यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग की क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, नॉट इरिटेटिंग टू द टिश्यू, यानी कि जब आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स टिश्यू के अंदर डालते हैं तो वो टिश्यू को इरिटेट नहीं करती। ठीक है। नो परमानेंट अल्ट्रेशन ऑफ नर्व स्ट्रक्चर, यानी कि उसका परमानेंट कोई इफेक्ट नहीं होता किसी भी नर्व के ऊपर या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। सिस्टेमेटिक टॉक्सिसिटी शुड बी लो, यानी कि अगर आप उसको प्रॉपर सही ढंग से यूज करेंगे तो टॉक्सिसिटी होने का चांस भी नहीं होता, और इफेक्टिव भी होती है, यानी कि आप जब ड्रग को यूज करते हैं तो उस ड्रग का पूरा इफेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट नहीं आता। टाइम ऑफ वन सेट ऑफ एनेस्थीसिया शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल, यानी कि ये डिपेंड करता है आपकी डोज के ऊपर, आप जितने कम डोज देंगे उसका टाइम ऑफ एक्शन उतना ही शॉर्ट होगा, यानी जितनी देर का आपका प्रोसीजर उतनी ही आप ड्रग देंगे। क्लासिफिकेशन, इंजेक्टेबल्स लो पोटेंसी में क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जो लो पोटेंसी में होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, वो प्रोकेन है, क्लोरोप्रोकेन है। इंटरमीडिएट पोटेंसी के लिए आप जो यूज करते हैं, लिग्नोकेन है, प्रिलोकेन है। और हाई पोटेंसी के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब आप यूज करते हैं तो वो ब्यूटिवाकेन और रोपिवाकेन है। इसके अलावा आपका जो सरफेस एनेस्थीसिया के लिए आप यूज करते हो, कोकेन और लिग्नोकेन 10%। इसके बाद है जो सोलेबल है, कोकेन और लिग्नोकेन है, और इनसोलेबल है, बेंजोकेन और ब्यूटाबेन। सोलेबल का मतलब ये क्या है कि आप किसी भी ड्रग के साथ अगर इनको मिलाते हैं तो ये इजीली घुल जाते हैं उनके साथ। ये बेंजोकेन और ब्यूटाबेन ब्यूटेनबेन ये किसी के साथ मिलते नहीं है। ब्यूटेनबेन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सोडियम चैनल रिसेप्टर साइट। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, जब आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हो जहाँ पे जाती हैं, ये कैल्शियम आयन को और सोडियम चैनल रिसेप्टर्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि उनके काम करने की क्षमता को बाधित कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पेशेंट के सेंसरी नर्व की जो मूवमेंट होती है वो नीचे तक नहीं जा पाती है। उसके बाद है ब्लॉकिंग ऑफ द सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि जो ड्रग के काम करने के जितने भी चैनल्स होते हैं उनको ये धीरे धीरे ब्लॉक करते चले जाते हैं। डिक्रीज द सोडियम कंडक्टेंस, यानी कि ये सोडियम की कंडक्टेंस को भी कम कर देते हैं। और कंडक्शन ब्लॉकेज, यानी कि जहाँ पे आपने इस दवाई को दिया है उससे नीचे के जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उन सबको ये ब्लॉक कर देते हैं।
इसके बाद आता है डिप्रेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजिंग। ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन फिर भी मैंने आपकी समझने के लिए लिख दिया है कि इस तरह से ये काम करते हैं। एक्शन क्या करते हैं? सीएनएस, सीवीएस और ब्लड वेसल्स, यहाँ पे इनका एक्शन होता है। इसके बाद आता है प्रिकॉशन एंड इंटर रिएक्शन। आपको कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है और कौन कौन सी इंटर रिएक्शन इनके साथ हो सकती है। बिफोर इंजेक्टिंग द लोकल एनेस्थेटिक, एस्पिरेट लाइटली टू अवॉइड इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन। यानी कि जब भी आप कोई लोकल एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हैं तो आपको उसको देने के बाद, टिश्यू के अंदर डालने के बाद, उस सिरिंज से उसके प्लंजर को एस्पिरेट जरूर करना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी जो निडल है वो किसी वेसल के अंदर नहीं है। उसके बाद है इंजेक्ट द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग स्लोली। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को हमेशा स्लोली देना चाहिए। नॉट एक्सीड द मैक्सिमम सेफ डोज, यानी कि जो आपकी सेफ डोज है उससे ज़्यादा देने की कोशिश ना करें। लॉक्स विद एडीआर शुड बी अवॉइडेड फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज, यानी कि जो लॉक्स विद एड्रेनलिन जो होता है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए, कार्डियक अर्दमिया में भी नहीं, क्योंकि एड्रेनलिन देने से क्या होता है, आपकी जो पेशेंट की हार्ट रेट है ना वो बढ़ जाती है, और ऑलरेडी जिस पेशेंट को अर्दमिया रहता है तो उसको अगर आप देंगे तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वीटी हो जाएगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अर्दमिया होने की वजह से हार्ट फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। थायरोटॉक्सिसिटी, यानी जिस पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायरोटॉक्सिसिटी है, उसको भी ये नहीं देना चाहिए। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि एड्रेनलिन देने की वजह से जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको नहीं देना चाहिए ऐसे पेशेंट के साथ। यूज सरफेस एनेस्थीसिया के लिए आप यूज करते हो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हो, और ब्लॉक फील्ड के यूज करते हो। कहाँ पे देते हो ब्लॉक? इसके हर्नियोप्लास्टी में, अपेंडेक्टमी में, डेंटल हर्नियोप्लास्टी बोलते हैं जिसको, डेंटल प्रोसीजर्स में, स्टिचिंग में आप इन जगह पर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को यूज करते हो। कॉडल ब्लॉक में यूज करते हो, लेबर पेन में यूज करते हो, एपिडुरल ब्लॉक में यूज करते हो। यहाँ पे आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। इसके बाद आता है आपका दांत निकालने के लिए भी आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं। आई सर्जरी के लिए भी आप देते हैं। एब्डोमिनल वाल के सुचरिंग करने के लिए भी आप देते हैं। जो छोटा मोटा ट्रॉमा होता है उनके लिए भी आप इसको पेन किलर के रूप में यूज करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया में आप एनाबिन हैवी ड्रग्स यूज करते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, थोरैसिक, लंबर, कॉर्डल, ये सब यहाँ पे आप ब्लॉक दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब आप स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देने में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जब आप एनाबिन हैवी यूज कर रहे हैं तो आपकी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग एनाबिन हैवी देने से क्या दिक्कत हो सकती है। अगर हाई स्पाइनल एनेस्थीसिया हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस रहेंगे, और एनाविन हैवी को जब आप स्पाइनल में यूज करते हैं, और स्पाइनल लगाने का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपोटेंशन। जब उससे हाइपोटेंशन होती है स्पाइनल देने के बाद, तो आपको हमेशा 1 लीटर फ्लूइड फास्ट देना है। उसके बाद आपको मेफेंट्रेमिन यूज करना है, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको पेशेंट को ट्रीट करना है। थर्ड क्या है, उसको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, पोस्ट ऑपरेटिव हेडेक भी होता है और ड्यूरिंग सर्जरी हेडेक भी होता है। सेप्टिक मेनिंजाइटिस होने के चांसेस भी होते हैं। इसके बाद है लिग्नोकेन। इट इज वास्तव में अब बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स में कि लिग्नोकेन क्या है। लिग्नोकेन जो है, इट इज ए क्विक onset ऑफ एक्शन, इट इज द स्टेबल एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द रूम टेम्परेचर। जो लिग्नोकेन आप ड्रग्स लोकल एनेस्थेटिक के लिए यूज करते हैं, उसका वन सेट ऑफ एक्शन टाइम फास्ट है, स्टेबल है, और आप इसको रूम टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हो। प्री प्रिपरेशन इसकी किस तरह से की जाती है? इट इज़ अवेलेबल
यानी कि ये पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके मिलता है आपको 2% कंसंट्रेशन विद वाइल विद एडीआर। ये जो लॉक्स है लिग्नोकेन एडीआर है, ये आपको प्लेन भी मिलता है और कंसंट्रेशन विद एड्रेनलिन भी मिलता है। यूज क्या है, इसके डोज क्या है, 6 से 7 mg पर केजी बॉडी वेट विद एड्रेनलिन, और विदाउट एड्रेनलिन जो इसकी डोज है 3 mg पर केजी बॉडी वेट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है इसका, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 30 से 45 मिनट है, और अगर स्पाइनल के अंदर इसको देते हैं तो 45 मिनट तक, 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसका इफेक्ट आता है। इसके बाद बात करते हैं हम एपिड्यूरल विद एड्रेनलिन, 2.5 घंटे तक इफेक्ट करता है। लिग्नोकेन 2% जो जाइलोकार्ड आप यूज करते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं कार्डियक अर्थमियाज को। जब आपके किसी भी पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक अर्थमियाज, ईसीजी में थोड़े से अर्थमियाज आने लगते हैं, तब वहाँ पे आप जाइलोकेट 3 ml देते हैं। जब अगर अर्थमियाज आते हैं तो आप वहाँ पे जाइलोकार्ड 3 ml ही यूज करेंगे। लेकिन एनेस्थेटिक से पूछ के, अगर आपको लगता है कि किसी भी कारणवश एनेस्थेटिक अवेलेबल नहीं है और अर्थमिया आ रही हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एनेस्थेटिक को इन्फॉर्म करें। अब हमारे पास दो ड्रग हैं, अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिग्नोकेन के बारे, एनाविन हैवी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बचता है हमारे पास ब्यूपीवाकेन। ब्यूपीवाकेन इज 3 to 4 times more potent than xylocaine. One set of action is slow, but it has longer duration of action. It is stable at room temperature. It is widely used for relief of labor pain by epidural route, but it cannot be used for surface application as xylocaine। देखिए ये क्या कहना चाहता है, जो ब्यूपीवाकेन आप यूज करते हैं उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 3 to 4 मोर टाइम पेटेंट है आपके जाइलोकेन से। इसका वन सेट ऑफ एक्शन स्लो है, यानी कि इसका इफेक्ट धीरे धीरे आता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए इसका इफेक्ट रहता है। ये रूम टेम्परेचर भी आपको स्टेबल रख सकते हैं, और जितनी भी लेबर पेन है, जिनकी भी लेबर डिलीवरी होनी थी, वो एपिड्यूरल लगवा लेते हैं और इसका इन्फ्यूजन चलाते रहते हैं, और उनको फिर जो लेबर पेन में जो दर्द होता है वो महसूस नहीं होता, और लेबर उनको नॉर्मली रूटीनली होता रहता है और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन आप ब्यूपीवाकेन को सरफेस एनेस्थीसिया के रूप में यूज नहीं कर सकते, यानी कि आपको स्किन के किसी पार्ट को ऊपर से सुन करना है तो वहाँ पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसकी डोज जो है 15 to 1.5 to 2 mg पर केजी बॉडी वेट। अगर आप इसको एपिड्यूरल में यूज करेंगे तो 0.5%, अगर आप इसको कॉडल ब्लॉक में यूज करेंगे जब थोराइड का ऑपरेशन करते हैं तो 0.125, और यदि आप इसको लेबर पेन के लिए यूज करते हैं एपिड्यूरल में 0.25%। यदि आप एलएचएस होने के बाद में जब पेशेंट्स को ब्लॉक लगाते हैं तो वहाँ पे 0.25% आप इसको यूज करते हैं। जितनी भी आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, इनको यूज करने के समय पे आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पेशेंट की जान भी जा सकती है आपकी किसी छोटी सी गलती की वजह से। उसमें से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जब आप कभी भी ब्लॉक लगवाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो हमेशा आपको प्री मेडिकेशन रेडी करके रखना चाहिए। उस टाइम पे हम ज़्यादातर ग्लाइको एमसेट और मिडास देते हैं। एनेस्थेटिक प्रेफर करता है ग्लाइको एमसेट मिडास। हम किसी भी पेशेंट को अगर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दे रहे हैं या किसी को ब्लॉक लगाना है तो हमें उसको प्री मेडिकेशन जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सडेटिव ड्रग दोगे तो पेशेंट को नींद आएगी और उसका जो डर है, वो एंजाइटी है, वो खत्म हो जाएगा, और ग्लाइको वगैरह से उसका हार्ट रेट अगर कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो स्टेबल रहेगा, और एमसेट वगैरह से उसके जो वोमिटिंग होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगे अगर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन होती है तो। दूसरा क्या है, द पेशेंट शुड बी एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर इन ए सिंपल लैंग्वेज एंड कंसेंट शुड बी ऑब्टेन। यानी कि ऐसा नहीं है कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग यूज करने से आपके पेशेंट की जान नहीं जा सकती, जा सकती है। इसीलिए हमेशा अपने मरीज को, आप देखोगे जब ओटी में काम करेंगे
तो एनेस्थेटिक पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके साथ अभी हम ब्लॉक लगाएंगे, तो आपको इस एरिया को थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे, उसके बाद आपको एक छोटी सी निडल लगाएंगे, उसके बाद दवाई डाल देंगे। तो इस तरह से पूरे प्रोसीजर को पेशेंट को उसकी लैंग्वेज में समझाया जाता है। यदि मरीज हिंदी में समझता है तो हिंदी में, और इंग्लिश में समझता है तो इंग्लिश में। ये सब कुछ समझाने के बाद मरीज के लोकल एनेस्थीसिया वाले कंसर्न के साइन हमेशा होनी चाहिए। कोई भी इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट ना हो, इसीलिए हमेशा कंसेंट होने चाहिए। इसके बाद बात आती है थर्ड पॉइंट, प्रीमेडिके पैरामीटर्स शुड बी रिकॉर्डेड, यानी कि जब आप पेशेंट्स को ब्लॉक देने वाले हैं, उससे पहले आपके पेशेंट के पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। जिस टाइम पे आप पेशेंट को ब्लॉक दे रहे हैं, उस समय भी आपके पेशेंट को मॉनिटर लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ड्रग की वजह से कोई रिएक्शन हो रही है, या आपकी ड्रग की वजह से कोई टॉक्सिसिटी हो रही है, या आपकी ड्रग की वजह से पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पैरामीटर्स के थ्रू ये जान सकते हैं कि आपके पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है। तो हमेशा पैरामीटर्स नोट करते रहने चाहिए, पहले भी, बीच में भी और बाद में। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ड्रग मस्ट बी चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कोई भी दवाई आप प्रिपेयर कराने से पहले उसकी एक्सपायरी ड्रग जरूर चेक करें, और हमेशा उसकी 28 दिन की एक्सपायरी को लेबल करके जरूर रखें। द ड्रग शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस एंड शुड नॉट बी हैंडल्ड बाय इनएक्सपीरियंस स्टाफ, यानी कि जो भी आप ड्रग्स यूज करते हैं उसको आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखें। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखें, आपके पास अगर कोई ट्रेनिंग स्टाफ है या आपका कोई न्यूली ज्वाइन स्टाफ है, तो उसके साथ ड्रग्स के साथ उसको फ्रीली काम करने नहीं दें, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है तो आपकी छोटी सी गलती किसी भी पेशेंट की जान ले सकती है। जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक आप वो काम ना करें, और हमेशा अपने सीनियर से पूछें। किसी से पूछने में कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि जब हमें कोई काम नहीं आता है तो हम किसी से पूछ के ही सीखते हैं। ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर, फार्माकोलॉजी ऑफ लोकल ड्रग्स क्या है। जितना पॉसिबल मेरे से हो सकता था मैंने आपको उतना बताया है, और अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपको कुछ ज़्यादा समझ में आता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।